हाँ भाई, तो आज हम अपने पास आगे रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अपने पास नेचर ऑफ पार्टनरशिप रिवाइज करेंगे, जो कि हमारा पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ये। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, और पार्टनरशिप का वैसे तो फर्स्ट चैप्टर है, हमने पिछली क्लास में वो कर लिया था पहले, डेजिग्नेशन ऑफ फर्म, क्योंकि वो छोटा था उस समय पे। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले तो पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रोडक्शन आ जाता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो नाम से देखो 1932 का है ये, यानी कि ये कॉलोनियल टाइम्स का है, ब्रिटिश टाइम्स का है। तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था और उसको फिर 1932 में निकाल के एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल हो जाता है ये। 1 अक्टूबर 1932 को ये फोर्स में आया था, इन्फोर्स हुआ था ये, और इसका एक सेक्शन 69 था, वो एक साल बाद हुआ था 1 अक्टूबर 1933 को। अदरवाइज इसके अलावा पूरा का पूरा सेक्शन 1 अक्टूबर 1932 को अप्लाई हो गया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव वेयर द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन एनी पॉइंट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई। कहने का मतलब क्या है, पार्टनरशिप एक्ट में सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, कुछ कुछ बातों के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जिन बातों पे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कुछ लिखा, कहाँ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, बिटवीन पर्सन्स। वर्ड है पर्सन्स, यानी कि कम से कम दो लोग या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो क्या है, एक रिलेशनशिप है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में है। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। हु हैव अग्रीड से वर्ड आता है अग्रीड, मतलब उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। और अग्रीमेंट क्या क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस होना चाहिए जिसमें प्रॉफिट या लॉस हो। यानी कि एक एनपीओ नहीं हो सकता, क्योंकि एनपीओ का एम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो पार्टनरशिप फर्म कभी भी एनपीओ नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही वो फॉल नहीं करती। ठीक है, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। आगे क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वो बिजनेस या तो सारे लोग मिलकर चलाएंगे पार्टनर्स, या फिर सबके बिहाफ पे कोई एक अकेला आदमी भी चला सकता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल एजेंसी का, कि एक पार्टनर अपना तो प्रिंसिपल है, बाकी सारे पार्टनर्स का और फर्म का एजेंट है, या बाकी सारे पार्टनर्स अपने तो प्रिंसिपल हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के क्या है, वो एजेंट है और फर्म के भी एजेंट है। तो मतलब एक पार्टनर के एक्शन से बाकी सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, या बाकी सारे पार्टनर्स के एक्शन से एक अकेला पार्टनर भी लायबल कर सकते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट था, पार्टनर्स के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मतलब एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला जो रिश्ता है वो होता है उनके बीच में। ठीक, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन को हमने तोड़ दिया पूरा पूरा। नेक्स्ट, जो लोग इसमें एंटर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पार्टनर्स बोलते हैं। वो जिस नाम से अपने बिजनेस को चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फर्म का नेम बोलते हैं। और कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, हम फर्म। ठीक है, आगे पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ फिजिकल यूनिट, इट इज कॉन्क्रीट, while a partnership is an abstract legal relation between the partners, partnership is an invisible tie। पार्टनर्स के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको नहीं दिखाई देगा, दिस इज इनविजिबल। बट एक तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने आप में एक फिजिकल यूनिट है, बट उनके बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता आप देख नहीं सकते, इनविजिबल है आंखों को। क्या तुम अपने पापा मम्मी का जो रिश्ता है उसको देख सकते हो, नहीं देख नहीं पाओगे। वो जो बॉन्ड है यू कैनॉट सी दैट इज एन इनविजिबल टाई। बट वैसे ही फर्म जो है, बॉन्ड जो है नहीं दिखाई देगा, बट फर्म अपने आप में क्या है, एक फिजिकल यूनिट है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को जो तोड़ा है वो इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स में डाल दिया कि भैया इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक आदमी अकेला पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकता। अच्छा, अगर आप कि पार्टनरशिप फर्म में
50 मेंबर्स पार्टनर्स तक हो चुके हैं तो 50 से ज़्यादा आप पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स नहीं रख सकते। अगर आपने 50 से ज़्यादा पार्टनर्स रखे तो वो फॉर्म बन जाएगी एक इलीगल एसोसिएशन। ठीक, तो मैंने ऐसे कुछ कंपनीज में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पार्टनरशिप कंपनीज एक पार्टनरशिप फॉर्म में 50 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो वो इलीगल हो जाती है। अब मान लो 52 पार्टनर्स हैं, वो क्या बन गई, इलीगल एसोसिएशन बन गई। अब वो क्या करते हैं, 3 पार्टनर्स को रिमूव कर देते हैं, तो पार्टनर्स कितने हो गए अब 49, 52 में 3 हटा दिए, तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म लीगल हो जाती है? नहीं। अगर आपने 52 मतलब एक बार आपका 50 का नंबर क्रॉस हो गया, उसके बाद आप मेंबर्स रिड्यूस भी कर दोगे, तब भी वो इलीगल एसोसिएशन रहेगी, उसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगा। भावना तो ऐसे रहेगी जैसे उसने ये पढ़ा ही नहीं। हमने कंपनीज एक्ट में भी यही चीज़ डिस्कस करी थी। तो अगर 50 से कम हो जाते हैं तब भी इलीगल ही रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म बंद करनी पड़ेगी और एक नई खोलनी पड़ेगी विद 49 पार्टनर्स। क्या 50 पार्टनर हो सकते हैं? क्या 50 पार्टनर हो सकते हैं? हो सकते हैं। 50 को एक्सीड नहीं करने चाहिए। ठीक है, अच्छा। इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट। अग्रीमेंट तब तक वैलिड नहीं है ना जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अग्रीमेंट से क्या करोगे? अग्रीमेंट अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए। तो वर्ड लिख रहे हैं अग्रीमेंट बट दे मीन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा। अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको पार्टनर्स के साथ अग्रीमेंट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रथम इधर आ जा, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा तू। तो पार्टनर्स के बीच में जब तक एक अग्रीमेंट नहीं है तब तक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। बट अगर आपको एक HUF में मेंबर बनना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? है वहां पे पैदा होना पड़ेगा या वहां पे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप HUF के मेंबर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। यानी कि HUF में मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ स्टेटस चाहिए, बट यहां पे मेंबर बनने के पार्टनर बनने के लिए अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। ठीक है, आगे। अच्छा हाँ, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसकी औलाद है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता। क्योंकि बनने के लिए क्या बनना है, पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट चाहिए। जस्ट बिकॉज आपकी डेथ हो गई है तो आपका जो बच्चा है वो पार्टनर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको पार्टनर बनना है तो पार्टनर अग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। बट HUF में ऐसा नहीं है। अगर आपकी डेथ हुई तो आपका जो नेक्स्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा, जो HUF का जो मेन हेड है वो बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। बिजनेस होना चाहिए, एक बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस किसी भी तरीके का ट्रेड हो, ऑक्यूपेशन हो, प्रोफेशन हो, चलेगा, बट बिजनेस होना चाहिए और ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट्स होते हो। मतलब अगर प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते, मतलब एक NPO नहीं खोल सकते। लास्ट, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने समझा है, ये क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें एक अकेला पार्टनर अपने एक्शंस से बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, या बाकी के पार्टनर्स के एक्शन से एक अकेला पार्टनर भी बाइंड हो सकता है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, हु में भी पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर्स कौन कौन बन सकता है? तो पार्टनर्स बनने के लिए हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो सिखाता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? 18 से ऊपर होना चाहिए, मतलब आपका मेजर होना चाहिए। दूसरा, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तीसरा, नॉट क्वालिफाइड बाय लॉ, इट पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सेम चीज यहां पे है कि आपकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी दिमागी शक्ति ठीक होनी चाहिए, मतलब आप यू शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। एंड तीसरा, यू शुड नॉट बी स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, क्या एक माइनर फर्म में पार्टनर बन सकता है? एक माइनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट्स में हिस्सा दे सकते हो। ही इज नेवर अ पार्टनर, ही इज ओनली शेयरिंग द प्रॉफिट्स। क्या उसको हम लॉसेस दे सकते हैं? नहीं, हम उसको लॉसेस नहीं दे सकते। अच्छा, उसको प्रॉफिट्स में शेयर देने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब सारे पार्टनर जब तक अग्री नहीं करते तब तक आप माइनर को पार्टनर में प्रॉफिट में पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं कि कैसे बताया जाए कि एक पार्टनरशिप कंक्लूसिव है, कि हाँ इन ये जो दो लोग आपस में खड़े हैं वो पार्टनर्स हैं। तो लेट अस सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और एक सेल्स मैनेजर है एस। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इस सेल्स मैनेजर को प्रॉफिट में से हिस्सा देती है, प्रॉफिट का कुछ शेयर इसको देती है। बताओ क्या ये सेल्स मैनेजर पार्टनर बन जाता है? बोलो बोलो, क्यों? सर प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर करने से? हाँ, नो सर। नहीं, मतलब ये कहना कि प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो तो सामने वाला पार्टनर बन जाएगा, ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो फर्म है ये अपना काम ठीक से चला नहीं पा रही थी और इन्होंने बहुत लोगों से लोन ले रखा था। अब लेनदारों ने क्या किया, इनसे कहा तुम तो बिजनेस ठीक से चला नहीं पा रहे हो, हम तुम्हारा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं 6 महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए। क्रेडिटर्स ने पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया और अब ये बिजनेस को चला रहे हैं और ये बिजनेस को लॉस से उठा के प्रॉफिट में ले आए। ठीक है, और अब क्रेडिटर्स पार्टनरशिप फर्म का वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके पैसे रीपे नहीं हुए थे तो ये अपने पैसे उस प्रॉफिट में से निकाल के लेके जा रहे हैं। बताओ इनको हम पार्टनर्स बोले या नहीं? नहीं। तो पार्टनर्स बोलने के लिए क्या चाहिए? अगर पार्टनरशिप फर्म में ये जो पार्टनर्स, ये जो लोग हैं, अगर ये अपने एक्शंस से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं तभी हम बोलेंगे कि ये पार्टनर्स हैं। मतलब पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो ही ये लोग पार्टनर्स हैं, अदरवाइज पार्टनर्स नहीं है। अपने एक्ट से, अगर ए के एक्ट से बी और सी भी बाइंड हो जाएं तो ये पार्टनर्स हैं, या बी और सी के एक्ट से ए बाइंड हो जाए तो ये पार्टनर्स हैं, अदरवाइज पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रू टेस्ट क्या है कि भैया कहाँ लिखा है यहाँ पे? यहाँ होगा, ये देखो, द फोर्थ essential element, that is agency, is absent. A creditor or an employee or the widow and children of deceased persons cannot bind the firm by an act done on behalf of the firm. Only those who have the authority to bind the firm by their actions can be called partners. Thus, the most important test of partnership is agency and authority. ठीक है, तो अगर इसके ऊपर सवाल आता है तो तुम्हें बताना पड़ेगा एक एग्जांपल लेके कि क्रेडिटर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं तो पार्टनर्स नहीं है, एम्प्लॉई को प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं तो वो भी पार्टनर नहीं है, कोई बिजनेस हमारा संभाल रहा है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल रहा है, कोई बैंक अकाउंट संभाल रहा है तो वो भी पार्टनर नहीं है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आएगी कैसे? म्यूचुअल एजेंसी से ही। और तुम उसके अंदर केडी कमाथ एंड कंपनी का केस स्टडी भी कोट करके आओगे। ठीक है, तो तुम्हें ये वाली केस स्टडी भी अपने पास लिखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे, और दूसरा बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये कोट करना जरूरी है। ठीक है, तब जाके तुम्हारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, नीचे वैसे एक और केस स्टडी सत्येंद्र दास गुप्ता, इसको भी कोट करना चाहते हो कर सकते हो, वरना केडी कमाथ एंड कंपनी वाला कोर्स केस स्टडी हमारे को कोट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने पास पार्टनरशिप का डिफरेंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें सबसे पहले आ रहा है पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस। तो देखो पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, कैसा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप।
पर कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनका आपस में किसी तरीके से कोई रिश्ता नहीं होता, ना तो कंपनी की तरफ होता है ना ही एक दूसरे की तरफ होता है। ठीक, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपके बीच में क्या होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। कंपनी फॉर्म करने के लिए कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली शेयर्स होल्ड करने या मेंबर बनना है, आप शेयर होल्डर बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए, बट कंपनी के अंदर आप 1 पर्सन कंपनी भी खोल सकते हो, प्राइवेट कंपनी भी खोल सकते हो और पब्लिक कंपनी भी खोल सकते हो, जिसमें ओपीसी में 1, प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होने सकते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। इसके अंदर ओपीसी में मैक्सिमम 1, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, इसमें पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं और अपने तो प्रिंसिपल तो दूसरे के एजेंट होते हैं। क्या इसमें मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं? नहीं। क्या कंपनी के एजेंट होते हैं? नहीं। क्या कंपनी इनकी एजेंट होती है? नहीं। हो गई, मतलब कुछ शो नहीं हो रहा है। तो एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो। ओके सर। तो आओ, कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी में रजिस्टर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, या रजिस्ट्रेशन ना भी कर तो चलेगा। कंपनी के अंदर मैंडेटरी है कंपनी को रजिस्टर करवाना, इसके अंदर मैंडेटरी नहीं रजिस्टर करवाना। ठीक, कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी, मतलब कंपनी अपने आप पे एक अलग इंसान बन जाएगी इन द आइज ऑफ लॉ, और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग इंसान बन जाएंगे, वो तो है ही अलग इंसान। पर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप और फर्म एक ही देखे जाते हैं, मतलब 2 जिस्म एक जान वाली सिचुएशन आती है। ठीक, इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स हम डिस्कस कर लिया। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी में लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। अगर आप एक अनलिमिटेड कंपनी खोलते हो तो अनलिमिटेड भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है, बट पार्टनरशिप में हमेशा अनलिमिटेड है। मतलब पार्टनर्स अगर अपने असेट्स फर्म के असेट्स से पे नहीं कर पाते हैं तो उनको अपने पर्सनल असेट्स भी यूज करने पड़ेंगे टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। एजेंसी ऑफ द मेंबर्स, शेयर होल्डर्स ना तो कंपनी के एजेंट है ना एक दूसरे के एजेंट है, बट पार्टनर्स एक दूसरे के भी एजेंट है और फर्म के भी एजेंट है। शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? यस, आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो कंपनी के अंदर, बट पार्टनरशिप में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर कर भी दोगे तो सामने वाला बंदा पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अग्रीमेंट करना पड़ता है, और अग्रीमेंट नहीं है तो आप अपना हिस्सा ट्रांसफर कर भी दोगे तब भी वो बंदा पार्टनर नहीं बनेगा। स्टेबिलिटी, कंपनी के पास क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सारे मेंबर्स भी मर जाएं तो भी कंपनी जिंदा रहेगी। बट पार्टनरशिप फर्म में अगर एक मेंबर की भी डेथ हो गई तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, रिटायर हो गया तो डिसॉल्व हो गई, तो इसके अंदर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग चलती है कंपनी में। कंपनी को ओन एक तरीके से करते तो नहीं है, बट कहने के लिए ओन कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स, और कंपनी को चलाते कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट पार्टनरशिप फर्म में चलाते भी पार्टनर्स ही हैं और उसको ओन भी पार्टनर्स ही करते हैं। इसके अंदर जो पावर्स हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अगर बात करें इसकी पार्टनरशिप की, तो इसकी जो सारी बातें कहाँ लिखी हैं, डीड में लिखी हैं। अगर आपकी डीड नहीं है तो कहाँ लिखी है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है। स्टैट्यूटरी, इट इज कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट। A partnership firm is not required to comply with any statutory obligations. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी के एसेट्स के अंदर, क्योंकि हमने सीखा है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी के एसेट्स कंपनी के हैं, ओनर मेंबर्स के नहीं है। बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का इंटरेस्ट होता है इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। वाइंडिंग अप में कंपनी को आपको बंद करना है तो एनसीएलटी में जाना पड़ेगा या फिर आरओसी में से उसका नाम जाके कटवाना पड़ेगा। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है तो सिंपली पार्टनर्स अगर आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ फर्म बंद कर दो, तो फर्म बंद हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े इन अ कंपनी। मतलब अगर आपके पास डिविडेंड देने की क्षमता नहीं है तो ना बांटो, पार्टनर्स को ज़रूरी नहीं है, आप अपने पास भी रख सकते हो कंपनी, पर इसके अंदर पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन अकॉर्डेंस विद द डीड और इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, नेक्स्ट, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। को ओनरशिप क्या है, अगर एक सामान के 2 या 2 से ज़्यादा लोग ओन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, को ओनरशिप। तो पार्टनरशिप हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। बोला था मैंने लिखने के लिए एग्रीमेंट लिखा है उन्होंने, बट क्या मानते हैं वो, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
को ओनरशिप में जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट से ही आए, ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी आ सकता है, सच एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? एक आदमी की मौत हो गई और उसका जो हिस्सा है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी थी, उसके बच्चों को ट्रांसफर हो गई, उसकी बीवी को ट्रांसफर हो गई, तो उन्होंने क्या किया? इनहेरिट करी प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप, इसके अंदर ओनरशिप ले लिए तो या तो अग्रीमेंट से मिल सकती है या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से। इसमें अंदर पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, फर्म के एजेंट होते हैं। यहाँ पे को ओनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। प्रॉफिट्स इसके अंदर शेयर करते हैं, जो भी इनका रेशियो होता है। इसके अंदर प्रॉफिट्स शेयर होंगे जो उनके वो है रेशियो है ओनरशिप का, उस हिसाब से हो जाएगा। बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि ओनर्स प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए जाएं एक दूसरे को। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर्स एक दूसरे को अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर पाते, मतलब किसी और को आप अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट करना पड़ेगा। बट को ओनर अपना हिस्सा दूसरे ओनर को ट्रांसफर करके जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, लियन। अ पार्टनर हैज अ लियन ऑन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, अ को ओनर हैज नो सच लियन ऑन द प्रॉपर्टी। मतलब आपका को ओनरशिप में अपनी ही प्रॉपर्टी पे हक है, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। बट को ओनरशिप पार्टनरशिप में जो फर्म की प्रॉपर्टी है उस पे आपका लियन है, क्योंकि वो उतना हिस्सा आपका अपना बनता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डिफरेंस देते हैं। मोड ऑफ क्रिएशन, अगर पार्टनरशिप बनानी तो क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये होने के लिए क्या करना है? सिंपली या तो इसमें शादी हो जाए या फिर इसमें पैदा हो जाओ। दूसरा, डेथ ऑफ मेंबर, अगर पार्टनर में किसी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। बट अगर इसमें डेथ हो गई तो एचयूएफ चलती रहेगी। एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो गई तो वो हट जाएगा पोस्ट से, उसी जगह पर जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। या फिर एक को पार्टनर की डेथ हो भी गई तो बचे हुए को पार्टनर्स एचयूएफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैनेजमेंट, इसके अंदर पार्टनर्स के पास इक्वल राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का। इसके अंदर सारी डिसीजन मेकिंग किसकी रहेगी? कर्ता की रहेगी। को पार्टनर्स का हिस्सा सिर्फ उतना ही रहेगा जितना उनके पास हिस्सा है, उनकी बात की वैल्यू उतनी रहेगी जितने उनके हिस्सा है इसके अंदर। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और फर्म के एजेंट होते हैं। बट जो को पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, ना ही वो एचयूएफ के एजेंट होते हैं। उनको सिर्फ कर्ता ही मैनेज करता है। लायबिलिटी, पार्टनर, हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसके अंदर को पार्टनर की लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है जहां तक उनका हिस्सा है, बट कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो कोई भी पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। इसके अंदर अगर आपकी एचयूएफ बंद हो रही है तो मेंबर इज नॉट इंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस, मतलब को पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता ऑन द क्लोजर ऑफ द अकाउंट्स। गवर्निंग लॉ, इसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, क्या माइनर को एडमिट कर सकते हैं? माइनर को हम एडमिट नहीं कर सकते एज पार्टनर, उसको एडमिट कर सकते हैं ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर ओनली इन प्रॉफिट्स। बट यहाँ पे माइनर एडमिट हो जाता है एज अ पार्टनर क्योंकि वो पैदा हो गया है वहाँ पे। कंटिन्यूटी, अ फर्म सब्जेक्ट टू काउंटर बिटवीन द पार्टनर्स गेट्स रिजॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो भी जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट इसके अंदर को पार्टनर की डेथ हो जाए तो या कर्ता की डेथ हो जाए तो फर्म या एचयूएफ बंद नहीं होगी। मेंबर्स कितने? मैक्सिमम इसमें 50 हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने भी, क्योंकि आप जितने बच्चे पैदा करोगे उतने से एचयूएफ आपकी बढ़ती चली जाएगी, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। शेयर इन द बिजनेस, हर पार्टनर का एक डिफाइंड शेयर है, जितना उसने प्रॉफिट शेयर रेशियो में पार्टिसिपेशन है उसका उतना हिस्सा है। को पार्टनर का हिस्सा कितना है? जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उतना। अगर इसमें एचयूएफ में देखें तो जैसे जैसे बच्चे पैदा होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका हिस्सा कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे लोगों की डेथ होती चली जाएगी वैसे वैसे हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ क्लब। पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं जो प्रॉफिट्स कमाने की इच्छा रखते हैं एक बिजनेस की, और वो बिजनेस या तो सब चलाएंगे, कोई एक चलाएगा सबके ब्याज पे। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्लब के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाने का, मतलब ये क्या है? एक तरीके से एक एनपीओ है। इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाने का, बट इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि सोसाइटी की भलाई करना, उसको अचीव करना इनका मेन मोटिव रहता है। पार्टनर्स के बीच में एक रिश्ता होता है फिड्यूशियल रिलेशनशिप का। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं क्लब के, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है, ये सिंपली बस क्लब के साथ अपनी सर्विसेज देते हैं क्लब को। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। पार्टनर्स का
फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है तो उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, बट क्लब के जो मेंबर्स हैं उनका क्लब की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डिसोल्यूशन, अगर पार्टनर्स में कोई बदलाव आता है तो फर्म आपकी डिसॉल्व हो सकती है, बट अगर मेंबर्स मर भी गए क्लब के अंदर तो क्लब जिंदा रहेगा, क्लब खत्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एसोसिएशन भी वही है जैसे तुम्हारी सेक्टर की RW है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है हर सेक्टर की अपनी, तो वो जो RW है वो एसोसिएशन है। तो वो क्या करते हैं, अपने ही मेंबर्स का भला करना चाहते हैं। तो ये एसोसिएशन क्यों बनाई जाती है, अपने ही मेंबर से पैसा लेते हैं कि भाई चौकीदार का पैसा ले लिया, जमादार जो साफ़ सफाई करने वाले उनका पैसा ले लिया, फिर आपने और भी कुछ जैसे आपको जो सेक्टर के पेड़ वेड़ कटवाने होते हैं उनका पैसा ले लिया, और फिर अपनी मेंबर्स की भलाई के लिए पैसा यूज़ करते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सर्व देयर ओन मेंबर्स बट नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। बट पार्टनरशिप का एम क्या है, पार्टनरशिप का एम है प्रॉफिट कमाना और म्यूचुअल एजेंसी से कंपनी को फर्म को करना। तो यहाँ पे क्या इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन द बिजनेस फॉर गेन्स, यहाँ पे इंटेंशन ही है टू एंटर इन टू अ बिजनेस फॉर गेन्स। नीचे इसका एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितने तरीके के पार्टनर हैं, तो देखो एक्टिव, नॉमिनल, सब पार्टनर, आउटगोइंग, स्लीपिंग, पार्टनर इन प्रॉफिट्स, इनकमिंग या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है जी, हाँ, जो पार्टनर बिजनेस के डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता रहता है, वो है एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो अगर एक बिजनेस में फर्म है और फर्म का पार्टनर एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है तो ये हो गया हमारा एक्टिव पार्टनर। तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि अगर हमने एक्टिव पार्टनर को एक नोटिस दे दिया, किसी आउटसाइडर ने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया है, तो क्या हम मान लें फर्म को नोटिस पहुंच चुका है? मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर एक्टिव है और किसी बाहर वाले ने एक्टिव पार्टनर को नोटिस बता दिया, कोई चीज़ इन्फॉर्म कर दिया, तो क्या हम ये मान ले बाकी सारे पार्टनर्स को भी नोटिस पहुंच गया? यस। ठीक है, अगला है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन है? एक ऐसा आदमी जिसने अपना नाम कंपनी को, फर्म को दिया है कि मेरा नाम भी आप दिखा सकते हो एज अ पार्टनर। वो कोई मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन नहीं रखता, कुछ नहीं करता वो, बट वो क्या कहता है, आप मेरा नाम यूज कर सकते हो कि हाँ मैं आपकी फर्म में एज अ पार्टनर। वो फर्म को अपना नाम लैंड करता है। ठीक है, तो अगर आगे चल के कभी कोई लाइबिलिटी आती है, अराइज होती है, तो क्या इसकी लाइबिलिटी आएगी? आएगी, आएगी। नॉमिनल पार्टनर है, इसने अपना नाम दिया है, तो भैया इसका नाम देख के अगर बिजनेस आ रहा है फर्म में तो लोग क्या कहेंगे, हमारे को तो दिखाया गया था ना अपने फर्म में ये पार्टनर है। क्यों? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ी तो ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये अपना सिर्फ नाम देके छोड़ देगा। मान लो एक फर्म है ABC एंड कंपनी, ये फर्म है, तो मैं लग रहा है एंड कंपनी से कंपनी हो गई, बट एंड कंपनी लिखा है तो ये कंपनी ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। कंपनी होगी तो वर्ड लिखा होगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो मान लो इस ABC एंड कंपनी में शाहरुख खान अपना नाम लिख दबा दे, अपना नाम लैंड कर दे कि आप मेरा नाम दिखा सकते हो एज अ पार्टनर, तो क्या शाहरुख खान यहाँ पे आके इसमें वो करेगा, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करेगा? उसके पास इतना टाइम है, उसको IPL से फुर्सत नहीं, उसको फिल्म से फुर्सत नहीं, वो क्या बिजनेस में पार्टिसिपेशन करेगा? बट उसका नाम देख के क्या बिजनेस आएगा फर्म को कि भैया शाहरुख खान पार्टनर है तो कुछ तो होगी अच्छी कंपनी, तो लोग उसके नाम से फर्म में काम देंगे, तो लाइबिलिटी कंपनी फर्म की बनेगी। तो क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है फिर शाहरुख खान की? बनेगी। भैया आपके नाम से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी के साथ, फर्म के साथ, तो भैया आपकी लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है सब पार्टनर। सब पार्टनर कौन है? एक पार्टनर अपने ही नीचे एक और पार्टनर रख लेता है, वो क्या है? सब पार्टनर। तो जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। C देखो, C है चुल, C का नाम क्या है? चुल। इसको चुल हुई और इसे क्या कर दिया, अपने नीचे एक और पार्टनर रख दिया D से डोंकी। ठीक है, कहने का मतलब समझाने के मतलब कोशिश करता हूँ। C को हुई चुल और C ने क्या किया, अपने नीचे एक और सब पार्टनर रख लिया। तो ये सब पार्टनर क्या करता है, इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ हिस्सा ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया सब पार्टनर। ये सब पार्टनर इनकी पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी तरीके से कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ बाहर से देखता रहेगा। ये अपना प्रॉफिट, अगर इसको इससे प्रॉफिट नहीं मिला है तो किससे मांग सकता है? चुल से, C से मांग सकता है और किसी से नहीं मांग सकता।
ये कंपनी के बुक्स पार्टनरशिप फर्म के बुक्स अकाउंट्स नहीं देख सकता, ठीक है। जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है इसको चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब इनके बीच में जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है तो डिसॉल्व होने पे ये अपना हिस्सा कैलकुलेट, इसको जो मिला ठीक से मिला नहीं मिला, वो करने के लिए एक बार बुक्स अकाउंट देख सकता है, बट ओनली एट द एंड ऑफ द फर्म डिसॉल्व होने पे, बट नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। ना ही फर्म के मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन करेगा, ना ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता जब तक फर्म चल रही है। तो ये हो गया हमारा सब पार्टनर। नेक्स्ट है आउटगोइंग पार्टनर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें जो डील था सब पार्टनर, तो उसे ये भी की कंसेंट लेनी जरूरी है? ना, सी अपने नीचे सब पार्टनर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। सी को तो उसका हिस्सा प्रॉफिट मिल जाएगा जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है। सी अब उस प्रॉफिट का जो मर्जी करे, ए और बी को क्या लेना देना है? अगर डिसोल्यूशन के टाइम अगर ए बी ने बोला कि तुम तो पार्टनर भी नहीं हो, मैंने दिखा रहा, नहीं, मना नहीं कर सकेंगे, लॉ कहता है उसको देख सकते, तब वो देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटगोइंग पार्टनर, नाम से समझ आ रहा है, आउटगोइंग मतलब जो बाहर जा रहा है, तो या तो आप रिटायर हो रहे हो, या डेथ हो गई, या इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म छोड़ जा रहे हो, तो ये क्या हो गए? आउटगोइंग पार्टनर। अगला है स्लीपिंग पार्टनर, सो रहा है, मतलब ऐसा पार्टनर जो फर्म के डे टू डे मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखता, ये स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर की भी लायबिलिटी आती है, ध्यान रखना। बट अगर स्लीपिंग पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है आम जनता को, ठीक है। बट अगर कोई और पार्टनर छोड़ के जाता है तो आपको पब्लिक को बताना जरूरी है। बट स्लीपिंग पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो लोगों को एक तरीके से पता ही नहीं होता कि ये आदमी फर्म में पार्टनर भी है, तो उसके ऊपर उसकी वजह से फर्म को कोई बिजनेस नहीं मिलता। तो अगर वो चला भी जाए तो फर्म को कोई लेना देना होता नहीं उससे, ठीक है। तो आम जनता को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इसके जाने पे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर इनमें से कोई और छोड़ के जाता है तो पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में ऐड डाल के, 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश एक वर्नाइकल न्यूज़पेपर। हाँ, नहीं, इसका ये है कि ये फर्म के बिजनेस में कोई पार्टिसिपेशन रखेगा, फर्म के छोड़ के जाने पे से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है ये, बट ये अपना नाम लैंड कर रहा है, चाहे तो पार्टिसिपेशन कर सकता है, ये बंदा करेगा ही नहीं। नॉमिनल पार्टनर चाहे, मैंने तो शाहरुख खान का एग्जांपल ले लिया क्योंकि वो बिजी है, बट अगर एक आदमी चाहे तो नॉमिनल पार्टनर नाम लैंड करके बीच बीच में कभी कभी पार्टिसिपेशन कर सकता है। ये करता ही नहीं है, सोता रहता है, बस दिखाने के लिए। कभी किसी को दिखाना पड़ गया कि देखो हमारे पास कितने पार्टनर। मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सीए फर्म्स होती हैं जो आगे चले, जिसमें तुम जाके अपनी ऑडिट करोगे या अपना ट्रेनिंग करोगे, तो वहाँ पे तुम देखना कि एक्टिवली 2 या 3 पार्टनर ही काम कर रहे होंगे, बट पीछे से उन्होंने दिखाने के लिए बहुत सारे पार्टनर रखे हुए होते हैं, ताकि वो बहुत सारे पार्टनर्स के बेसिस पे उनको क्लाइंट मिलता है। जैसे मैंने जहाँ से ट्रेनिंग करी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने जहाँ से ट्रेनिंग करी थी वहाँ पे 2 या 3 ही पार्टनर्स थे जो फर्म को चला रहे थे, जो फर्म के अंदर काम करते थे। पीछे से उन्होंने फर्म के 4-5 पार्टनर्स और दिखा रखे थे कि भी पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब वो पार्टनर्स दिखाने से होता क्या है, ये दिखता भाई इस फर्म में इतने सारे पार्टनर्स हैं, उतने सारे पार्टनर्स होने से उतने ज़्यादा ऑडिट मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो वो दिखाने के लिए होता है, बट काम नहीं कर रहा होता वो पार्टनर। क्या करवा सकते हो, करवाना चाहो तो। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मेन चीज़ है। स्लीपिंग पार्टनर से कैपिटल ले रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ये क्या हो गया, ऐसा पार्टनर जिसको गारंटीड प्रॉफिट्स दिए गए, जो तुमने अकाउंट्स में सीखा था पार्टनरशिप अकाउंट्स में, कि भैया आप उसको गारंटी दे रहे हो कि तुझे इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकमिंग पार्टनर, मतलब जो फर्म में पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो हो गया नया पार्टनर। और लास्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? हाँ, प्रिटेंडेड पार्टनर। इसको पार्टनर बाय एस्टॉपल भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक आदमी फर्म में पार्टनर है नहीं, किसी भी तरीके से पार्टनर नहीं है, बट वो दुनिया को ऐसे प्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूं, और जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं वो इस बात के लिए ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज करते कि भैया तू मेरा पार्टनर तो क्यों अपने आप को बिहेव कर रहा है, तो वो क्या हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इस सिचुएशन में अगर एक पार्टनर ने, एक आदमी ने बिहेव किया एज अ पार्टनर जबकि वो पार्टनर नहीं है, तो अगर फर्म को कोई लायबिलिटी अराइज होती है उसके एक्शन से, तो उसकी लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि तुम बिहेव तो कर रहे हो ना एज अ पार्टनर, तो तुम्हारी वजह से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया पार्टनरशिप फर्म के साथ, तो अगर लायबिलिटी अराइज होगी तो उसको भी चुकानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट,
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने तरीके की है? तो पार्टनरशिप हमारी या तो एक ड्यूरेशन से देख सकते हो या फिर एक्सटेंट ऑफ बिजनेस से देख सकते हो। तो एक है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक है जनरल पार्टनरशिप। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एट विल की, तो पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है? जिसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता और कोई प्रोविजन नहीं होता कि कब और कैसे फर्म बंद होगी। मतलब सिंपली मैं कहूँ, अगर आप एक पार्टनरशिप एट विल बनाना चाहते हो तो एक पार्टनरशिप एट विल ऐसी होती है जिसमें कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म छोड़ के जा सकता है, उसको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। तो ये है एक पार्टनरशिप एट विल। बट एग्जाम में तुम ये नहीं लिखोगे, तुम एग्जाम में क्या लिखोगे? एक पार्टनरशिप एट विल कौन सी फर्म है जिसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए फॉर्म की गई है, या फिर जिसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि कब और कैसे फर्म डिसॉल्व होगी। तो वो क्या है? पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो लेट अस सपोज एक फर्म है ABC एंड कंपनी, इसमें 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। C फर्म को नोटिस दे देता है कि मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ। A और B उससे कहते हैं ठीक है तुझे फर्म छोड़ के जाना है, चला जा, बट तू जाने से पहले ये काम करके जा। कुछ भी काम है वो उसको बोल देते हैं ये काम करके जा। सवाल तब से पूछ रहा है क्या ये पार्टनरशिप एट विल है या नहीं? तो बताओ है या नहीं? सी ने बोला कि मुझे फर्म छोड़ के जानी है, सी ने 10 अप्रैल को नोटिस दे दिया, तो ए और बी ने कह दिया ठीक है तुझे फर्म छोड़ के जाना है, तू चला जा, बट जाने से पहले ये वाला काम हमारा करके चला जा, उसके बाद चला जाइयो। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल है या नहीं, सवाल ये पूछ रहा है। ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। पार्टनरशिप एट विल मतलब इच्छा। तो अगर आप सामने वाले से कह रहे हो कि जाने से पहले ये काम करता हुआ जा, यानी कि आपने क्या किया, उस पर कंडीशन लगा दी कि जा तो कोई बात नहीं पर पहले ये काम करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? विल नहीं हुई ना, नहीं, तो ये कंडीशनल पार्टनरशिप हो गई ना, कंडीशन लग गई, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब वो नोटिस दे वहीं से फर्म से वो निकल सकता है, बट उससे क्या कह रहे हैं? जाने से पहले कुछ काम कंप्लीट करके जा। तो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है हमारा? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। नाम से समझ में आ रहा है, आपने एक पार्टनरशिप खोली है कि भैया एक टाइम पीरियड के लिए हमने करना है काम। मान लो 3 साल के लिए फर्म खोली तो 3 साल के बाद ये फर्म बंद हो जाएगी, 5 साल के लिए खोले तो 5 साल के लिए बंद हो जाएगी, 5 साल बाद बंद हो जाएगी। तो ये क्या होगी? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। क्या 5 साल बाद फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हैं? कर सकते हैं। 5 साल फिक्स पीरियड के लिए खोली थी, आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्या होती है? एक ऐसी पार्टनरशिप जो आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए खोली है, पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग को अचीव करने के लिए करिए। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म खोली गई कि हम लोगों को लगाएंगे कोविड वैक्सीन्स, जैसी कोविड खत्म हो जाएगा दुनिया से हम ये फर्म बंद कर देंगे। तो क्या होगा? कोविड वैक्सीन जैसी लगी, उनका जैसी कोविड दुनिया से खत्म हुआ, वो क्या हो जाएगी? फर्म बंद हो जाएगी। तो ये क्या खोलेगी? फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ये वर्ड लिखने होंगे एग्जाम में, पर्टिकुलर पर्पस से काम नहीं चलेगा। पर्टिकुलर एडवेंचर अंडरटेकिंग वो वर्ड लिखना पड़ेगा। लास्ट है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वही जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और वो फर्म छोड़ के जा सकते हैं इजीली, बट उनके लिए हो सकता है आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो बताओ जो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, क्या वो हम किसी थर्ड पार्टी को यूज करने दे सकते हैं? मान लो ABCN कंपनी में 3 पार्टनर्स जो हैं A, B एंड C। पार्टनर्स ने अपने बिजनेस के लिए प्लांटर मशीनरी खरीदा, फर्नीचर फिक्सर खरीदा, उन्होंने इक्विपमेंट्स खरीदे। क्या वो ये जो इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर फिक्सर हैं, किसी थर्ड पर्सन यूज़ करने दे सकते हैं? नहीं, ये कोई थर्ड पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। किसके हैं ये? पार्टनरशिप के हैं। अच्छा, क्या C इसको जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, क्या इसको पार्टनरशिप के लिए यूज़ कर सकता है? सवाल ध्यान से सुनना। क्या C जो पार्टनर है, ये जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, इसको पार्टनरशिप के पर्पस के लिए यूज कर सकता है? कर सकता है भैया, पार्टनरशिप पर्पस के लिए तो यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी तो यूज कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? मैं जो ये काम कर रहा हूं, मैं जो इस चीजें यूज कर रहा हूं, पार्टनरशिप की तो है।
क्या मैं इनको यूज कर सकता हूँ पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ ना, तो कर सकता हूँ ना, कर सकते हैं। क्या सी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है फॉर पर्सनल पर्पसेस? नहीं। क्या No, sir. इनसे क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज करके पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव कर सकता है? नहीं। अगर उसको डिराइव करें तो क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बचे हुए पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में। मतलब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पजेस। अगर आपने पर्सनल पर्पजेस के लिए प्रॉपर्टी को यूज किया है, उससे कोई प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर्स में इन देयर रेशियो। ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आएगा वो प्रॉपर्टी जो आपने बिजनेस में खरीदी है, पहली चीज वो प्रॉपर्टी जो पार्टनर अपने घर से लेके आ चुका है। वो अगर आपने अपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए घर से भी कोई चीज बिजनेस में लगा दी है, तो वो अब पार्टनरशिप की हो गई है, आपकी नहीं रही। ठीक। और तीसरी चीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में, तीसरी चीज क्या आएगी? गुडविल ऑफ द फर्म। तो तीन चीजें जो आपने पार्टनरशिप के दौरान जैसे प्रॉपर्टी खरीदी वो, दूसरा जो आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हुए कैपिटल डाली थी वो, तीसरा गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हमने कि जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस। पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। यूज करा है, कोई प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। एक बार जल्दी से इसको पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। फर्म डिसॉल्व होने के बाद क्या हम गुडविल सेल कर सकते हैं? यस, सेल कर सकते हैं। हमने डिसोल्यूशन चैप्टर जो 12th में पढ़ा है वहां पे सीखा है ये बात। तो आप अपनी गुडविल को बेच सकते हो। सेलर के पास क्या क्या अधिकार है? सेलर के पास अधिकार ये है कि वो आपकी एक बार आपने उससे गुडविल खरीद ली, अपनी गुडविल उसको बेच दी, तो सेलर के पास अधिकार ये है कि वो फिर उस प्रॉपर्टी को दोबारा अपने किसी नाम में यूज नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि अपने उसने अगर वो किसी और को बेच दिया है तो किसी और को नहीं यूज करेगा। ही में carry on a business competitive with that of the buyer and may advertise such business, but he may not use the firm name, represent themselves as carrying on the business of the old firm and solicit customers of the old firm। अगर आपने अपना बिजनेस की गुडविल किसी और को बेच दी है तो आप सिमिलर बिजनेस शुरू कर सकते हो, उस बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हो, बट जो बिजनेस आपने सेल ऑफ कर दिया, जिस गुडविल सेल ऑफ कर दिया है, तो वही फर्म नेम आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आप खुद को ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे कि मैं अभी भी उस फर्म में पार्टनर हूं। और तीसरी चीज, आप पुराने कस्टमर्स जो पुरानी फर्म के थे उनको अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। बार के पास क्या क्या अधिकार है? बार के पास अधिकार है कि वो फर्म का नेम अपने पास यूज कर सकता है। सेलर से कह सकता है कि तुम वो फर्म नेम यूज नहीं करोगे। सेलर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल प्लेस तक में सिमिलर बिजनेस करने से, बट रीजनेबल होनी चाहिए वो रिस्ट्रिक्शन कि भैया आप अगले 2 साल तक 3 साल तक ये बिजनेस नहीं करोगे, या आप नोएडा में या आसपास के एरिया बिजनेस नहीं करोगे, कहीं और करना चाहते हो कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए रीजनेबल। ठीक है। और लास्ट, हाँ वो देखो वही चीज़ आ रही है कि आप स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड लिमिट्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि भैया पुरानी फर्म विल नॉट कैन सिमिलर बिजनेस प्रोवाइडेड द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड आर रीजनेबल। ठीक है। तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो पूछो। नहीं? ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।